जितना हैदराबाद के दानवी शक्ति में पावर था वो पावर अब खत्म हो गया। हमने देखा था फर्स्ट मैच में, पहले ही मैच में उन्होंने तोड़ना शुरू किया था। उसके बाद तो लगा था कि शायद इन दानवों का आतंक तो इस पूरे आईपीएल में रहेगा, लेकिन उसके बाद वो हार का सिलसिला जारी हुआ। वो ट्रेविस हेड का फेल्योर होना, वो क्लासेन का फेल्योर होना, वो अभिषेक शर्मा का फेल्योर होना, ये इन तीनों के ऊपर जो जिम्मेदारियां दी गई थी। देखिए इन तीनों के बीच में एक और बंदा इंक्लूड हुआ था, वो था ईशान किशन, जिन्होंने फर्स्ट मैच में ही बताया था शतक मार के कि इस साल तो तबाही मचाने वाला है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट पिचेस का कमाल था और वो एक तुक्का था। तुक्का ही तो कहेंगे भाई। देखो उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस देख लो। हालांकि हमने देखा था कि उन्होंने 245 रन चेस किए, लेकिन 245 रन चेस करने के बाद मुंबई के सामने जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया है, ऐसा लगा ही नहीं कि वो दानवी शक्ति का पावर है। मतलब जो हैदराबाद जो अपना पावर लेके आई थी कि इस बार 400 पार का नारा, वो कहाँ गया? वो कहाँ है वो? तो मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए गेंदबाज वही है, बल्लेबाज वही है, बदला है तो सिर्फ और सिर्फ अप्रोच। मतलब जो अप्रोच हम लोग देख रहे थे कि हर मैच में 300 250, इस बारे में तो सोच रहे थे। देखिए फैंस को क्या है, उन्हें एंटरटेन चाहिए। उन्होंने तो अपने माइंड में सेट कर लिया था कि यहाँ जितने भी रन बनेंगे वो 250 250। देखिए हैदराबाद का मैच देखने का मतलब है कि वो अपने दिमाग में एक ही चीज़ पालते हैं, 250 300 250 300 280, ये चीज़ें दिमाग में चलती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपको नज़ाकत का भी खेल होता है। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट आपको कभी यहाँ पे उठाता है तो कभी आपको ज़मीन पे भी धकेलता है। ऐसे ही होता है। आप हमेशा से एक पटरी पे बल्लेबाजी नहीं कर सकते। जो वानखेड़े की पिच पे 200 250 रन से कोई टीमें बात नहीं करती, आज वो टीम 162 पे सिमट गई। मतलब वानखेड़े पिच की क्या गहराई है, वहाँ कितने रन बनते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका एवरेज ही है 180 और आप बना रहे हैं 162। क्या हार लेंगे आप? हालांकि मानते हैं कि पिच धीमा है, लेकिन पिच इतना भी धीमा नहीं है कि आपको 162 रन का आप क्या बोलते हैं डिफेंड कर लें। देखिए डिफेंड तो यहाँ किया जा सकता था अगर यदि फील्डर अच्छे कैचेस पकड़ते, अगर यदि वो हेनरिक क्लासेन का वो रनआउट, माफ़ करिएगा रनआउट नहीं था, वो स्टंपिंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद है। मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें विवाद है। देखिए हमने देखा था जब ऋषभ पंत, मुझे अच्छी तरह से याद है उस साल 2019 का वो मैचेस था, बांग्लादेश के विरुद्ध उन्होंने एक स्टंपिंग किया था और इस स्टंपिंग में क्या हुआ था, उनके जो ग्लव थे वो ग्लव थोड़ा सा आगे हुआ था। उन्होंने क्या हुआ था कि आगे से बॉल पकड़ा था, थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1 इंच उनका ग्लव विकेट के बाहर गया था, वहाँ नॉट आउट हुआ था बल्लेबाज। तो वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी भी एंगल से क्लासेन का जो स्टंपिंग था वो गलत था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब मनी का पावर है, पैसे का पावर है, तो मुझे नहीं लगता भाई ये पैसे का पावर नहीं है, ये नियम के विरुद्ध है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी बॉल आए तो आप स्टंप के बाहर ना जाए, आप कॉपिंग क्रीज के बाहर, सॉरी माफ करिएगा, आप कॉपिंग क्रीज के अंदर जाकर बॉल ना पकड़ें। जब भी आपको बॉल पकड़ना है, जब तक आपका बॉल कॉपिंग क्रीज के बाहर नहीं आ जाता तब तक आप बॉल नहीं पकड़ सकते, ये नियम है। और अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो वो नॉट आउट होगा। कभी कभार आप अगर यदि वार्निंग के साथ होता है, देखिए वार्निंग नहीं दी जाती, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ नो बॉल भी दे सकता था अंपायर, क्योंकि आपने ऐसा काम किया। इन चीज़ों में तो वार्निंग कतई नहीं दी जाती। मैंने देखा था ऋषभ पंत को वार्निंग नहीं दिया था, वहाँ बल्लेबाज नॉट आउट थे, हमने देखा था। तो आज वही चीज़ यहाँ रिपीट हुआ है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए हमने MS धोनी को विकेट कीपिंग करते देखा है, तो ऐसा नहीं है, MS धोनी इतने बुड़बक तो है नहीं, 300 वनडे मैच खेल चुके हैं, तो उन्होंने ऐसा एक भी मैचों में नहीं किया कि वो ग्लव को, देखिए अगर यदि वो ऐसा करते तो ना जाने कितने के गिल्लियाँ उखाड़ देते वो सेकंडों में। आप जानते हैं कि MS धोनी कितने फास्ट हैं स्टंपिंग करने के मामले में। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये नियम के सही किया क्लासन ने, और अंपायर का डिसीजन, मैं तो अंपायर के साथ हूँ। देखिए यहाँ कोई मनी पावर नहीं है, यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, मैं अंपायर के साथ हूँ। आपका नियम ये कहता है कि आप जब भी बॉल पकड़ें, आप विकेट के पीछे से बॉल पकड़ के आप स्टंपिंग कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर यदि रिकल्टन को नॉट आउट दिया गया था तो वो सही था। तो यहाँ मैच की बात हो रही है
भाई मैच तो मैं बात कर रहा था कि हैदराबाद लगता है कि वो भूल चुका है खेलना, और मुझे लगता है कि इसी के साथ उनका आईपीएल में भी अब यहाँ से टाटा बाय बाय तो हो चुका है। देखिए 7 मैचेस हुए हैं, 7 में से उन्होंने 2 मैच जीते हैं। अब यहाँ से उनके बचते हैं 7 मैचेस, और अगर यदि 7 में 7 मैचेस जीतते हैं तो फिर वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर यहाँ से उनका ख़त्म होता है कहानी तो फिर टाटा बाय बाय, वो घर चले जाएंगे। यहाँ पे एमआई का क्या है कि अभी यहाँ से एमआई का चांस है, अब यहाँ से ये कमबैक कर चुका है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब चांस बनेगा क्वालिफिकेशन का। लेकिन यहाँ से हैदराबाद का अब टाटा बाय बाय हो चुका है, जहाँ मुझे लगता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आकर देखिए पहले तो अच्छी गेंदबाजी करी, मुंबई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, पावर प्ले में रन नहीं बनने दिए थे। पावर प्ले में देखिए कोई भी मैच का जब टोन सेट किया जाता है तो मैंने बार बार बताया कि पावर प्ले में ही किया जाता है, और पावर प्ले में जब आप किसी भी टीम पे शिकंजा कस देते हैं तो वो पूरा का पूरा गेम ही पलट जाता है। आज वही किया, मुंबई ने पहले पावर प्ले में ही गेम को टाइट कर दिया, उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरना, वो ट्रेविस हेड का फेल्योर होना, वो ईशान किशन का फेल्योर, वो क्लासन का फेल्योर होना, वो अभिषेक का फेल्योर होना, तो ये सभी जो पावर हाउस है हैदराबाद का, यही पावर हाउस है। अगर वही फेल्योर होंगे तो फिर मैचेस थोड़ी जीत पाएंगे आप। हार्दिक पांड्या बने गेम चेंजर ऑफ द मैच, क्योंकि हमने जब मैचेस देख रहे थे तो 34 पे 35 था, तो बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से चांस बनेगा, लेकिन हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या ने गेम चेंज करके रख दिया, और फाइनली तिलक वर्मा ने एमआई को 2 पॉइंट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अगर यदि वो आउट होते वहाँ से तो शायद गेम फंस सकता था, और गेम तो वहाँ भी फंसता अगर यदि हार्दिक पांड्या वहाँ से आउट होते। तो हैदराबाद यहाँ से बाहर का रास्ता जा चुका है, बाहर हो ही चुका है। बाकी आप बताइए कि आप रिकेल्टन का वो नॉट आउट देना क्या सही था, क्या वो आउट थे या नॉट आउट थे? अपनी राय ठोकिए फटाफट।